Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to look at important news from the Hindu as well as the Indian Express. So जैसे आप सबको पता है कि अभी इंडिया और पाकिस्तान ऑल्दो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करा है बट एक वॉर सिचुएशन में है, तो प्राइमरली जो हम आज डिस्कशन करेंगे वो इसी के अराउंड पे रहेगा। तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको आज के स्लाइड्स में दिखेंगी। आई वुड से कि आप उन्हें कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए बिकॉज ये आपको एग्जाम्स टाइम पे बहुत हैंडी होगी। ठीक है, तो पहली न्यूज जो है कि जो कल से इंडिया रिपेल्स पाकिस्तान स्ट्राइक्स फॉर सेकेंड डे, तो इंडिया पाकिस्तान का ये पर्टिकुलर कैट एंड माउस का जो गेम है वो चल रहा है। इंडिया करंटली वी कैन से इज गिविंग अ वेरी गुड रिप्लाई टू व्हाटएवर इज हैपनिंग फ्रॉम द पाकिस्तान साइड। जो भी वहां से अटैक आ रहे हैं हम उनको बहुत अच्छे से उसको रिपेल कर पा रहे हैं। एट द सेम टाइम हम यहाँ पे हमारे जो डिफेंस सिस्टम है, हमारी आर्मी है, उनकी रेजिलियंस को भी यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर न्यूज आइटम के अंदर में तो कुछ भी ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट इनसे रिलेशन में हमें कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो गो थ्रू करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं सबसे बेसिक से जाऊं तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर लेंथ क्या है। ओके, एंड नॉट जस्ट दिस, अभी कुछ टाइम पहले ही न्यूज में आया था कि इंडिया ने अपनी जो बॉर्डर्स हैं या इंडिया ने अपनी जो टेरिटोरियल बॉर्डर्स हैं और लैंड है उसको वापस से रीड्रॉ करा है और उसमें कुछ चेंजेस करे गए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज भी हो जाती है। तो ऑल्दो यहाँ पे आपको इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है तो इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर तो पता होनी ही चाहिए, बट आई वुड से कि इंडिया चाइना की बॉर्डर, इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर, इंडिया म्यांमार बॉर्डर और किन किन कंट्री से इंडिया की बॉर्डर टच होती है, ये सब जो बहुत बेसिक ज्योग्राफी के क्वेश्चंस होते हैं ये आपको पता होने चाहिए बिकॉज यही क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अभी अगर हम यहां पे देखें तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इंडिया पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर है उसकी लेंथ क्या है, तो अब आपको बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो एग्जैक्टली पता होना चाहिए। तो एग्जैक्टली यहां पे अप्रोक्सीमेटली, बट अप्रोक्सीमेटली भी आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। इट इज 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर इज द लेंथ ऑफ बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, तो पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए व्हाट इज द लेंथ ऑफ बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंडिया की लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ है, किस कंट्री के साथ इंडिया लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। ओके, तो ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट कि इंडिया की लॉन्गेस्ट बॉर्डर क्या है। दूसरी चीज आपको जो करनी है वो ये है, इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर लेंथ क्या है। थर्ड, इंडिया और म्यांमार के बीच में बॉर्डर लेंथ क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम इनको आंसर करेंगे। अगर आपके आंसर्स मुझे सही से नहीं मिले तो इंडिया म्यांमार, इंडिया चाइना, इंडिया बांग्लादेश। ठीक है, इसके अलावा यू हैव इंडिया भूटान ऑल्सो, बट वी नो दिस कि भूटान खुद में इतना बड़ा कंट्री नहीं है, तो ये है, बट इंडिया और नेपाल। ओके, तो मैंने आपको यहां फर्स्ट न्यूज में ही 6 क्वेश्चंस आपके लिए सर्च करने के लिए आपको दे दिए हैं। पहला, इंडिया की लॉन्गेस्ट बॉर्डर किस पर्टिकुलर कंट्री के साथ शेयर की जाती है, वेरी इजी क्वेश्चन। इसके अलावा इंडिया चाइना की बॉर्डर लेंथ क्या है, इंडिया म्यांमार की क्या है, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया भूटान, इंडिया नेपाल। ट्राई टू फाइंड आउट कि इन सब की बॉर्डर लेंथ क्या है। इंडिया पाकिस्तान की हम यहां पे डिस्कस कर ही रहे हैं विच इज अप्रोक्सीमेटली 3323 किलोमीटर। ओके, अब आपको यहां पे ये भी समझना जरूरी है कि इंडिया पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उस पूरी बॉर्डर को हम एलओसी नहीं कहते, उस पूरी बॉर्डर को हम इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं कहते। तो यहां पे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो आपकी इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है उसमें से कुछ बॉर्डर जो इंटरनेशनल डिटरमाइंड है वो है इंटरनेशनल बॉर्डर, और एक बॉर्डर जो पहले सीज फायर लाइन थी आफ्टर द 47-48 वॉर, वो पर्टिकुलर लाइन बन चुकी है लाइन ऑफ कंट्रोल। तो यहां पे हम दोनों को समझेंगे अभी स्लाइड में, बट बिफोर वी गो इनटू इट लेट्स अंडरस्टैंड कि कौन कौन सी स्टेट्स और यूटीज हैं जिनकी पाकिस्तान से बॉर्डर टच होती है। सो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है कि आपको इंडिया का जो मैप है वो अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कहां पे बॉर्डर आती है। एंड मैं हमेशा हर किसी को सजेस्ट करता हूं स्टूडेंट्स को कि आप प्लीज मैप को रेगुलरली गो थ्रू करते रहिए बिकॉज मैप से आपकी पिक्टोग्राफिकल मेमोरी बनती है और उससे आपको याद रहता है। नॉट जस्ट इंडियाज मैप, पाकिस्तान का जो मैप है वो भी अब आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर में प्रोविंसेस बहुत कम है तो एक्चुअली आप इजीली उनकी प्रोविंशियल बाउंड्रीज को भी वहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजीली याद कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं एंड दीज वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। बट अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया पाकिस्तान किन किन स्टेट्स और यूटी से बॉर्डर टच होता है, तो पहले आपकी सिर्फ स्टेट्स ही, बट अब स्टेट्स और यूटी हो चुकी हैं बिकॉज हमने जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को यहां पे आपका यूटी बना दिया है। तो यहां पे जम्मू एंड कश्मीर एंड योर लद्दाख
दोनों की बॉर्डर जो होती है वो आपके पाकिस्तान से टच होती है। उसके अलावा पंजाब, राजस्थान, गुजरात जो है वहां पे भी आपकी बॉर्डर टच होती है। ओके, अब यहां पे समझने की बात यह है कि जब हम बात करते हैं एलओसी की, जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर की, और जब हम बात करते हैं सियाचिन ग्लेशियर की, तो तीनों में जो बॉर्डर्स हैं उनके नाम अलग अलग हैं। ओके, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए कि भाई इंटरनेशनल बॉर्डर जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच में वो किन पर्टिकुलर एरिया से गो थ्रू करती है। सो यू नीड टू नो कि जो आपके पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू रीजन है वहां पे तो इंटरनेशनल बॉर्डर है, विच मींस कि जब हमारा पार्टीशन हुआ था तो उस टाइम में जो प्रॉपर डिमार्केशन लाइन थी जिसमें हमें कोई डिस्प्यूट नहीं है वो है इंटरनेशनल बॉर्डर। यहां पे इंडिया और पाकिस्तान ये क्लेम नहीं करते हैं कि ये वाला एरिया हमारे अंडर में आता है, ये वाला एरिया आपके अंडर में आता है। ओके, दूसरा आ जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल वो पर्टिकुलर लाइन है कि 1947-48 में जैसे ही हम दोनों इंडिपेंडेंट हुए देयर वाज अ इंडो पाक वॉर। तो इंडिया पाकिस्तान का फर्स्ट वॉर जो है जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ था। डू नॉट थिंक वो 65 में हुआ था, पहला जो वॉर था आपका 47-48 में ही हुआ था। एंड दैट इज दैट टाइम ओनली जब पाकिस्तान ने बहुत सारा कश्मीर का जो है गिलगित बल्तिस्तान वाला जो एरिया है उसको अपने अंदर में ऑक्यूपाई कर लिया था, और जिसे आज हम पीओके बोलते हैं। तो वो जो पर्टिकुलर लाइन है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हमारे जम्मू एंड कश्मीर से सेपरेट कर दी है वो है एक्चुअल में लाइन ऑफ कंट्रोल। ओके, तो जो एलओसी है वो डिमार्केट किसको करती है? वो डिमार्केट करती है आपके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को विद जम्मू एंड कश्मीर। कभी भी गलती से इसे इंडिया एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर या इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर मत मान लेना, इट इज आर जम्मू एंड कश्मीर ओनली। तो ये बेसिकली पाकिस्तान के मैप्स में उसे इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर बोला जाता है। कई इंटरनेशनल जो आपके कंट्रीज हैं वो उसको इंडिया एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कहते हैं, बट फॉर अस इट इज जम्मू एंड कश्मीर। एंड दूसरा वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है इसलिए वो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो जो सीजफायर लाइन थी वो आपके 1972 में आफ्टर द इंडिया पाकिस्तान वॉर और द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ऑफ 1971 उसमें हमारा शिमला एग्रीमेंट हुआ 72 में। तो जो सीज फायर लाइन थी दैट बिकेम आवर एलओसी, और ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच की डी फैक्टो बॉर्डर बन गई। तो ट्राई टू फाइंड आउट कि डी फैक्टो, मैंने यहां डी फैक्टो वर्ड यूज करा है, इसका मतलब क्या होता है, और इसको डिफरेंशिएट किया जाता है डी जोर। ओके, तो यहां पे बोलता है बाय लॉ, डी जोर का मतलब होता है बाय द लॉ। तो आई एम श्योर डी फैक्टो आप निकाल पा रहे हो मीनिंग, बट ट्राई टू फाइंड आउट डी फैक्टो क्या होता है, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। और थर्ड जो बहुत कम बात करी जाती है, एक और बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, एजीपीएल, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। और ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये 1984 में जब हमने ऑपरेशन मेघदूत किया था और सियाचिन ग्लेशियर को हमने यहां पे ऑक्यूपाई कर लिया था। ऑल्दो सियाचिन ग्लेशियर किसी की भी ऑक्यूपेशन में था, बट वी हैड इंफॉर्मेशन कि पाकिस्तान माइट ट्राई टू ऑक्यूपाई सियाचिन ग्लेशियर, सो वी वेंट अहेड एंड वी वॉन द रेस अगेंस्ट पाकिस्तान, और हमने पहले इसको ऑक्यूपाई कर लिया। तो जहां पे इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर सेपरेट होती है ऑन सियाचिन ग्लेशियर वो है एक्चुअली एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन और एजीपीएल। तो ये तीन आपके सेगमेंट्स हो जाएंगे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए या आपको यहां पे क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग कि कौन कौन से रीजन्स हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जो डिस्प्यूटेड हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, सो ऑब्वियसली एवरी वन ऑफ अस नोज कि जम्मू एंड कश्मीर जो है इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर फ्रॉम आवर साइड, इट इज द मेन डिस्प्यूटेड रीजन। यहां पे जो पूरा का पूरा कश्मीर है वो आपका पाकिस्तान क्लेम करता है कि दिस इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान, एंड इंडिया जो है, इंडिया वुड हैव एग्रीड टू बेसिकली मेक द लाइन ऑफ कंट्रोल एज द इंटरनेशनल बॉर्डर, बट नाउ इंडिया ऑल्सो आस्क कि पीओके जो है वो आपके जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है और वो पर्टिकुलर पार्ट इंडिया के जम्मू कश्मीर में मैच होना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट डिस्प्यूटेड एरिया आपका जम्मू एंड कश्मीर है। सेकंड इज सियाचिन ग्लेशियर जो बेसिकली हमने ऑक्यूपाई कर लिया था, जो पाकिस्तान को क्लेम करता है कि दिस इज पार्ट ऑफ द पीओके और गिलगित बल्तिस्तान, और ये हमारे पास में होना चाहिए। इंडिया क्लेम्स दैट दिस इज पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी ओनली। एंड थर्ड जो बहुत कम बात होती है विच इज द सर क्रीक लाइन। ओके, अब ये सर क्रीक लाइन जो है ये बेसिकली एक मार्शी एरिया है, इट इज अ मार्शी एरिया और ये गुजरात में है। दिस इज इन गुजरात। ट्राई टू फाइंड आउट, ट्राई टू सर्च फॉर द मैप देखिएगा सर क्रीक कहां पे आता है। अब यहां पे जो ये पर्टिकुलर आपका मार्शी लैंड है, रन ऑफ कच्छ का ही ये पर्टिकुलर पार्ट है, ये भी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी रहा है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यहां पे इंडिया ने तो यहां पे जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल यूज किया है कि कौन सा पार्ट, पर्टिकुलर पार्ट इसमें इंडिया का होगा, कौन सा पाकिस्तान का होगा, तो हमने यहां पे प्रिंसिपल करा है मिड चैनल प्रिंसिपल।
मिड चैनल प्रिंसिपल। अब ये मिड चैनल प्रिंसिपल बहुत सिंपल सा है। मिड चैनल प्रिंसिपल इज बेसिकली कि अगर कोई पर्टिकुलर लेट्स से एरिया आपका इस तरीके से, ये पूरा एरिया है, यहां पे इस पूरे एरिया को इंडिया भी क्लेम कर रहा है, पाकिस्तान भी क्लेम कर रहा है, तो हम इसको बीच में से डिमार्केट कर देते हैं, हाफ इज योर्स हाफ इज आवर्स। ठीक है, इस तरीके से यहां पे इंडिया इस चीज को फॉलो करता है। आपका जो पाकिस्तान है वो कहता है कि जो ये ईस्टर्न फ्रंट है, ये जो ईस्ट वाला पार्ट है, ये भी, ये जो सर क्रीक का ईस्ट वाला पार्ट है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो यहां पे हम कहीं ना कहीं एक मिडिल सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, मिड चैनल प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, बट यहां पे पाकिस्तान आस्क कि नहीं, मेरे पास में ये इस साइड वाला पार्ट भी होना चाहिए। तो सर क्रीक भी एक 96 किलोमीटर का मार्शल स्ट्रिप ऑफ लैंड है बिटवीन गुजरात एंड सिंध। तो सिंध इज बेसिकली अ प्रोविंस और अ स्टेट इन पाकिस्तान। कराची जो है वो सिंध में फॉल करता है आपका, और गुजरात में आपका ये जो रन ऑफ कच्छ है, इसी का सर क्रीक पार्ट बन जाता है आपका। तो ये उस पर्टिकुलर उसमें पार्ट हो जाता है। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग योर सर क्रीक। तो आपके ये 3 डिस्प्यूटेड एरियाज हैं आपके जो डिस्प्यूटेड है। इसके बाद अगर अभी एक जो आज के न्यूज़पेपर में आई है कि पाकिस्तान ने यहाँ पे टर्किश ओरिजिन के ड्रोन्स जो हैं उनको यूटिलाइज करा है, कि बेसिकली एक ड्रोन्स का स्वार्म इज बेसिकली, ड्रोन स्वार्म्स क्या होता है कि बहुत सारे, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, स्वार्म होता है, एक साथ आता है पूरा, ऐसे बहुत सारे 300-400 ड्रोन जो हैं वो इंडिया की तरफ में लॉन्च करे गए। अब ये जो पर्टिकुलर ड्रोन से जो पाकिस्तान ने लॉन्च करे हैं उनका नाम है एसिसगार्ड सोनगार। एसिसगार्ड इज अ कंपनी ऑफ टर्की और उनका ड्रोन है सोनगार। तो इसको एसिसगार्ड सोनगार से आप याद कर सकते हैं। अगेन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने कौन से टर्किश ओरिजिन ड्रोन जो है उनको यूटिलाइज किया है इंडिया के अगेंस्ट में, तो वो हो जाएंगे एसिसगार्ड सोनगार। ओके, तो ये पर्टिकुलर जो एसिसगार्ड सोनगार्ड हैं ये आपके कॉम्बैट ड्रोन्स हैं, और ये इजीली फायर आर्म्स को और ग्रेनेड्स को इजीली लेके जा सकते हैं, और दे आर केपेबल ऑफ नाइट ऑपरेशंस आल्सो। तो कल रात की ही बात है आपके कि यहाँ पे पाकिस्तान ने नाइट ऑपरेशंस के लिए ये कुछ 300-400 ड्रोन जो है, जो इतने इनकी कॉस्ट भी नहीं होती, तो इन केस अगर हमने उनको उनसे डिफेंड करने के लिए अपने मिसाइल लॉन्च करे, तो हमारी जो मिसाइल्स की कॉस्ट है वो एक्चुअल में उस ड्रोन की कॉस्ट से ज्यादा होती है। तो एक्चुअल में जब आप ड्रोन्स को इस तरह से काउंटर करते हो तो आप बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस यहां पे फेस करते हो। आपकी बहुत सारी मिसाइल्स हैं वो यू कैन से कि उनका प्रॉपर यूसेज नहीं होता है, बट दिस इज वन ऑफ द टैक्टिक्स जो डिफरेंट कंट्रीज यूज करते हैं कि हम बहुत चीप कॉस्ट के ड्रोन्स को यहां पे सेंड करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल हम हर ड्रोन के अंदर में एक नॉर्मल बॉम्ब लगा देंगे, तो इन केस उसको काउंटर करने के लिए भी हम जो मिसाइल सेंड करेंगे उसकी जो कॉस्ट होगी वो 10 टाइम्स 12 टाइम्स होगी, और इन केस एक भी ड्रोन पास होके अगर आपके इंडिया में आके अटैक कर पाता है तो उससे जो पर्टिकुलर हार्म होगा वो बहुत हाई होगा, और एट द सेम टाइम हमारा मोरल भी डाउन होगा। जैसे कि एक पर्टिकुलर ड्रोन आपके इंडियन टेरिटरी में एंटर कर पाया था, फिरोजपुर जगह है पंजाब में, जहां पे 3 पीपल लॉस्ट देयर लाइफ बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर ड्रोन ओनली। ओके, सो यू नीड टू नो कि ये जो पर्टिकुलर टर्किश ओरिजिन ड्रोन है उसका नाम क्या है। ठीक है, तो यहां पे ये हो जाएगा टर्किश ओरिजिन ड्रोन के बारे में। सो दिस वाज योर फर्स्ट न्यूज। आई हैव मेड श्योर कि हम यहां पे जो जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, काम की जो चीजें हमारे, उनको हम पढ़े। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। रिसेंटली अपग्रेडेड एयर डिफेंस गन्स ऑफ आर्मी शूट डाउन पाकिस्तानी ड्रोन्स अलोंग बॉर्डर। तो कल जो टर्किश के सोनगार्ड करके आपके जो ड्रोन्स आए थे उनको काउंटर करने के लिए इंडिया कौन कौन से डिफेंस सिस्टम करता है। अगेन स्टूडेंट्स, सारे जो आपके पॉइंट्स दिख रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आई वुड से मेक अ नोट आउट ऑफ इट। ऑल्दो क्लैक ट्रैप के जो स्टूडेंट्स हैं दे विल गेट अ हैंडआउट आल्सो, बट स्टिल इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू कि अगर आप इन्हें अभी से ढंग से पढ़ें और इनको अपने नोट्स में कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट कर लें। ओके, तो यहां पे हम एक बार का डिस्कस कर लेते हैं इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स कौन कौन से हैं। ओके, तो S-400 ट्रायम्फ, तो आई एम श्योर एवरीवन नोज, जो भी सीरियस अपनी एजुकेशन, अपनी बेसिकली क्लैट प्रिपरेशन को लेके, अपने एग्जाम प्रिपरेशन को लेके, S-400 ट्रायम्फ जो है, जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड का सबसे बेस्ट आपका एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके बारे में सबको पता है, बट इट इज नॉट द ओनली डिफेंस सिस्टम जो इंडिया यूज करता है। ओके, तो S-400 ट्रायम्फ भी हम पढ़ेंगे, बट इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर एयर डिफेंस गन्स की बात करी जाए, बेसिकली ये वो पर्टिकुलर गन्स हैं जो सरफेस टू एयर अटैक करती हैं। ओके, तो जिसमें सबसे पहले आ जाएगा L-70 एयर डिफेंस गन। L-70 एयर डिफेंस गन, तो ये जो पर्टिकुलर गन है ये आपके BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बनाई है। ओके, सो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है उसने इस पर्टिकुलर गन को बनाया है, और ये गन एक्चुअल में कौन सी है, तो ये गन एक आपका मॉडिफाइड फॉर्म है बोफोर्स का।
ओके तो एक ये बोफोर्स की कंट्रोवर्सी है जो हम कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बोफोर्स का स्कैम हुआ था आपका इन पर्टिकुलर गन्स को लेके, जब हमने एक फॉरेन कंट्री से इन बोफोर्स गन को लिया था। तो मैं फॉरेन कंट्री इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज आई वांट यू टू टेल मी कि बोफोर्स किस पर्टिकुलर कंट्री, बोफोर्स जो है वो किस पर्टिकुलर कंट्री से हमने एक्वायर किया था। जस्ट अ हिंट, इट्स वन ऑफ द नॉर्डिक कंट्रीज। तो ट्राई टू फाइंड आउट कि बोफोर्स हमने किस पर्टिकुलर कंट्री से एक्वायर किया था। तो उसका जो मॉडिफाइड फॉर्म है L70 एयर डिफेंस गन, दिस इज वन ऑफ दोज गन्स जिससे हम जो सरफेस टू एयर में कोई ड्रोन आ रहा है, कोई मिसाइल आ रही है या कोई फाइटर जेट आ रहा है, उसको काउंटर करने के लिए हम इस गन को यूज करते हैं। और प्रोड्यूस बाय BEL 40 mm कैलिबर गन है, यूज सिंस 1960। सेकंड पे आते हैं ZU-23-2 गन। ZU-23-2 गन जो सोवियत ओरिजिन की है। ओके पुरानी हो चुकी है बट स्टिल ये भी बहुत हेल्प कर जाती है जब भी आपको कोई सरफेस टू एयर एम्यूनिशंस को यहां पे टारगेट करना हो। थर्ड है शिल्का करके है ZSU-23-4। तो ये भी आपकी सोवियत ओरिजिन की है, सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रैक्ड सिस्टम विद 423 mm कैनन्स। तो ये भी एक और आपकी एयर डिफेंस गन है। तो 3 एयर डिफेंस गन है, एक है L70 एयर डिफेंस गन जो बोफोर्स ओरिजिन की, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इसके अलावा ZU-23-2 गन जो सोवियत ओरिजिन की है, एंड शिल्का जिसका एक्चुअल नेम, ये इंडियन नेम होगा, इसका एक्चुअल नेम है ZSU-23-4। ओके और ये दोनों की दोनों जो है ये सोवियत ओरिजिन की आपकी एयर डिफेंस गन हो जाएंगी। ओके इसके बाद हमारे जो मिसाइल बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, सो ये जो है ये थोड़े से एडवांस लेवल के हैं। इसके अंदर में बहुत ही एडवांस आपके रेडार सिस्टम लगे हुए होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ इसके अंदर में ऑटोमेटेड सिस्टम्स होते हैं जो बेसिकली जो भी कोई भी वहां से आपके एम्यूनिशंस आते हैं या फिर वहां से कोई भी ड्रोन आ रहा है, मिसाइल्स आ रही है, उनको ये बहुत जल्दी से आइडेंटिफाई करते हैं एंड अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली ये खुद से इंटेलिजेंस का यूज करके, AI का यूज करके ये भी डिसाइड करते हैं कि मेरे पास जो डिफरेंट टाइप की मिसाइल्स हैं, कौन सी मिसाइल मुझे रिक्वायर्ड होगी इस पर्टिकुलर चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जिसमें सबसे पहले आ जाता है आपका S-400 ट्रायम्फ जो रशियन ओरिजिन का है एंड ये वर्ल्ड का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है और इसका इंडियन नेम हमने रखा है S-400 सुदर्शन चक्र। ओके तो कहीं पे आपको ये टर्म मिले सुदर्शन चक्र तो समझ जाना कि S-400 की ही बात हो रही है। S-400 ट्रायम्फ जो है वो आपका ये रशियन नेम है और S-400 सुदर्शन चक्र हमने इसका इंडियन नेम रखा है। मोस्ट एडवांस्ड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। तो ये पर्टिकुलर जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये लॉन्ग रेंज है और इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज है अप टू 400 किलोमीटर। सो अगर कोई पर्टिकुलर फाइटर जेट, कोई पर्टिकुलर मिसाइल 400 किलोमीटर अवे है तो आप इस S-400 ट्रायम्फ से उसको 400 किलोमीटर दूर तक टारगेट कर सकते हैं और ये मल्टीपल टारगेट्स को साइमल्टेनियसली इंगेज कर सकता है। लेट्स से कि आपके ड्रोन स्वॉर्म सारे, एक फाइटर जेट आ रहा है और बहुत सारी मिसाइल्स आ रही हैं तो आप मल्टीपल टारगेट्स को एक सिंगल में कर सकते हो इजीली। इसको किसी भी ट्रक के पीछे आप लगा सकते हैं, यूजुअली जो मिलिट्री ट्रक्स होते हैं उस पे इसको सेटअप करना होता है और इसको आप फिर वन पॉइंट ए से पॉइंट बी भी ले जा सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर चीज होता है और ये हर टाइप की जो मिसाइल्स होती है, एरियल टारगेट्स होते हैं, उनको ये यहाँ पे आपका ऑक्यूपाई कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, ये तो लॉन्ग रेंज हो गया। फिर व्हाट अबाउट मीडियम रेंज? तो मीडियम रेंज के लिए है आपका मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, MRSAM। इसका अलग से कोई नाम नहीं है, MRSAM बोल दिया जाता है इसको, MRSAM। तो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है ये। DRDO और इजराइल ने मिलकर इसको डेवलप किया। इसकी रेंज होती है अराउंड 70 किलोमीटर, विच मीन 70 किलोमीटर अवे का जो टारगेट है उसको ये इजीली यहाँ पे टारगेट कर पाता है। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डेवलप्ड बाय DRDO एंड इजराइल। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। MRSAM किसने करा है? DRDO होगा, एक इजराइल होगा, एक फ्रांस होगा, पूछ ले जाएगा। बोथ A and B है, B and C है, AC है, इस तरीके से आएगा। तो रिमेंबर आपका इंडिया और इजराइल का ये जॉइंट प्रोजेक्ट है। इसके बाद थर्ड जो वेरी फेमस आकाश मिसाइल सिस्टम जो हमने खुद ने इंडिजिनस डेवलप करा है। ओके तो ये जो पर्टिकुलर आपका मिसाइल सिस्टम है ये हमारे खुद का जो इंडिजिनस गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP है उसका ये पार्ट है, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम। और इसमें हमने मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम बनाया जिसकी रेंज होती है 25 से 30 किलोमीटर्स। तो यहां पर भी कोई भी आपका जो एयर टारगेट है, एरियल टारगेट है, लाइक एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स, इन सबको ये काउंटर करने के लिए आप लॉन्च कर सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो अनदर वेरी केपेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी लिस्ट एंड नहीं हुए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यू हैव स्पाइडर SAM। अगेन SAM हो जाएगा आपका शॉर्ट रेंज एरियल एयर टू एयर मिसाइल या सरफेस टू एयर मिसाइल, सॉरी। ये
इजरायली ओरिजिन का है, तो स्पाइडर SAMI स्पाइडर सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये है इजरायली ओरिजिन का है। नेक्स्ट है ओसा AK एंड टुंगुस्का, ये लेगेसी मतलब ये पुराने सिस्टम है, सोवियत एरिया के हमारे सिस्टम है। इसके अलावा वी हैव V-SHORAD। V-SHORAD क्या होता है? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस। तो हमने सबसे पहले लॉन्ग रेंज, एक ही हमारे पास S-400 है, उसके बाद हमारे पास दो मीडियम रेंज है, एक है MRSAM और एक है आपका आकाश। और उसके बाद जब आपसे वेरी शॉर्ट रेंज पूछा जाए तो इनको V-SHORAD ही बोला जाता है, और वो है आपका इग्ला-S जो शोल्डर से फायर कर सकते हो, और दूसरा है स्ट्रेला 10, ये जो पर्टिकुलर है इसको आप व्हीकल पे रखते हो और व्हीकल से इनको यूज करते हो, ये भी आपके एयर डिफेंस है। और ये बहुत क्लोज रेंज, मतलब 5 किलोमीटर के आसपास में कोई अगर आपकी मिसाइल है, ड्रोन है, फाइटर जेट है, उनको टारगेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो इग्ला-S शोल्डर फायर्ड एंड स्ट्रेला 10 आपका व्हीकल माउंटेड, ये V-SHORADs हैं आपके। ओके, तो दीज आर द लिस्ट ऑफ द वेरी एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो एक्चुअल में अभी इंडिया जो है अगेंस्ट पाकिस्तान उनको यूटिलाइज कर रहा है। ओके, इसके बाद एक टर्म जो आप बहुत ज्यादा अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर आप गो थ्रू कर रहे हैं न्यूज में, जो आप बार बार देखेंगे वो है IACCS। अब ये जो CCS है, IACCS है, ये कोई पर्टिकुलर मिसाइल नहीं है, ये बेसिकली हमारा जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सिस्टम है उसके बारे में बात करा जाता है। तो जहां पे पूरा का पूरा आपका मैकेनिज्म होता है, जहां से हम पूरे एयर डिफेंस को कंट्रोल करते हैं, दैट इज IACCS। और फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली, इट इज इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, कि यहां से कमांड सेंड किए जाते हैं कि कौन सी मिसाइल क्या हमें करना है और क्या क्या इसमें हमें कंट्रोल, मतलब सारा इसमें सर्विलेंस करना जो होता है वो भी यहीं से होता है। तो जितना भी हम अभी इंडिया पाकिस्तान के साथ एयर टू एयर वॉरफेयर कर रहे हैं वो IACCS के थ्रू, उसके थ्रू करा जाता है। तो यहीं से आपके जितना भी एयर डिफेंस होता है उसको मैनेज किया जाता है। एट द सेम टाइम हमें कोई कमांड सेंड करने होते हैं तो वो भी IACCS से होता है। तो एक पूरी ब्रॉड पिक्चर हमें पूरे वॉर की यहां पे मिलती रहती है। इसको किसने डेवलप किया है? दिस इज डेवलप्ड बाय BEL, ओके, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसको डेवलप किया है फॉर द इंडियन एयर फोर्स। तो IACCS को कौन यहां पे रन करता है? तो इट इज इंडियन एयर फोर्स जो इसको रन करता है। फॉर एग्जांपल यहां पे जैसे मैंने आपको बताया, रडार्स हो गए, बैटरीज हो गई, मिसाइल बैटरीज बेसिकली मिसाइल्स के लिए, और कमांड पोस्ट हो गए, इन सबको रियल टाइम में हम लिंक करते हैं। तो यहां से अगर मुझे कोई मैसेज भेजना है तो रडार में मुझे कुछ शो होता है, तो मैं कमांड सेंटर जो है मेरे कमांड पोस्ट है जहां से मुझे लॉन्चिंग करनी है उनकी मैं डिटेल्स वहां सेंड कर दूंगा, और जो मिसाइल बैटरीज हैं वो ऑटोमेटिकली, या जो पर्सन वहां पे रिस्पॉन्सिबल है, सोल्जर जो वहां पे है, वो उनको लॉन्च कर पाएगा। तो वी गेट अ सेंट्रलाइज्ड पिक्चर ऑफ इंडियन एयर स्पेस, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू पुट फॉरवर्ड। तो IACCS दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम एक पर्टिकुलर टर्म जो आप सुन रहे होंगे, लॉइटरिंग म्यूनिशन। लॉइटरिंग को आप समझ लीजिए आवारा मतलब कि जो इधर से उधर खूब घूमता रहता है इधर उधर, ठीक है। तो लॉइटरिंग म्यूनिशंस क्या होते हैं? तो यहां पे क्या होता है कि आप अगेन वही बहुत चीप ड्रोन्स को यहां पे इकट्ठा करते हो, और ये कितने भी नंबर्स में हो सकते हैं, 200 से लेके आपने 2000 यहां पे लॉइटरिंग म्यूनिशंस को लॉन्च कर दिया। और इनको मैं कामिकाजी ड्रोन्स या सुसाइड ड्रोन्स भी कह सकता हूं। कामिकाजी वर्ड आता है जापान से, तो कामिकाजी पायलट्स होते थे, और ये जापान के पायलट्स से जो वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने यूटिलाइज करे थे अगेंस्ट USA, और इनका एक जॉब होता था कि आप एनिमी के अगेंस्ट में अटैक करोगे एंड नाउ यू डू नॉट हैव टू कम बैक। अब आप वहां जाके जैसे आपका एमिशन खत्म होता है, यू आर गोइंग टू क्रैश इनटू सम एनिमी टारगेट। तो यहां पे जो कामिकाजी ड्रोन्स होते हैं, दे आर फॉर अ सुसाइड मिशन। ओके, तो जो लॉइटरिंग एम्यूनिशंस होती है, इनका फायदा क्या होता है? तो एक तो ये बहुत चीप होते हैं, सो बिकॉज दे आर चीप, और इनके अंदर में हम एक कैमरा लगा देते हैं जिससे मैं सर्विलेंस कर सकता हूं। और ये क्या करते हैं? लॉइटर घूमते रहते हैं, ये घूमते रहते हैं किस पे? टारगेट के ऊपर पे। जैसे ही उस पर्टिकुलर चीज में कोई प्रॉपर टारगेट होता है तो इसके अंदर में एक बॉम्ब होता है, वो बॉम्ब जाके वहां डेटोनेट हो जाता है, ये पर्टिकुलर ड्रोन जाके वहां पे डेटोनेट हो जाता है। तो यहां पे क्या होता है? आप चीपली सर्विलेंस भी कर पाते हो और अपने टारगेट को अटैक भी कर पाते हो। तो कल आपके बहुत सारे लॉइटरिंग म्यूनिशन जो हैं, कामिकाजी ड्रोन जो थे, वो पाकिस्तान ने इंडिया के साइड पे सेंड करे थे। मोस्ट ऑफ देम जितने भी थे हम सबको काउंटर कर चुके थे, बिकॉज आवर एयर डिफेंस सिस्टम इज रियली गुड। एट द सेम टाइम हम भी लॉइटरिंग म्यूनिशंस को यूज कर रहे हैं, एंड इंडिया हैज बीन एबल टू बेसिकली अटैक सर्टेन नेवल पोस्ट, सर्टेन वन ऑफ द नेवल स्कूल्स ऑफ पाकिस्तान नेवी, और वहां पे हमने हमारे लॉइटरिंग म्यूनिशन से उनका जो डिफेंस सिस्टम है उसको वहां पे लाहौर के अंदर में ब्रेक करने में हम सक्सेसफुल रहे थे। बट लॉइटरिंग म्यूनिशंस आप कहीं पे पढ़े तो दीज आर बेसिकली आपके बहुत सारे ऐसे एम्यूनिशंस को सेंड करने के लिए ड्रोन्स होते हैं, जिससे आप सर्विलेंस भी करते हो और अपने टारगेट को भी करते हो। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ लॉइटरिंग म्यूनिशंस? कि ये सुसाइड ड्रोन्स होते हैं, व्हिच मींस दे आर नॉट सपोज्ड टू कम बैक। जहां इनको जैसे टारगेट मिलता है, दे कैन बेसिकली डिस्ट्रॉय देमसेल्फ देयर ओनली। ओके, तो यहां पे एक ये लॉइटरिंग म्यूनिशंस हो जाएगा।
इसके बाद इंडिया के कौन से लोइटरिंग म्यूनिशंस हैं, तो दो हैं, दोनों इजरायली ऑरिजिन के हैं, एक हेरॉप ड्रोन है और एक हार्पी ड्रोन है। सो अनलाइक पाकिस्तान जिसके पास में इतने एडवांस आपके ये लोइटरिंग म्यूनिशंस नहीं है, इंडिया के पास जो हैं, जो हमने इजराइल के साथ मिलके या इजराइल से हमने यहाँ पे ऑक्यूपाई करे हैं, जिसमें एक हेरॉप एक हार्पी है, ये बहुत एडवांस है। फॉर एग्जांपल हेरॉप ड्रोन जो है ये 30-40 किलोमीटर नहीं, ये 1000 किलोमीटर तक की रेंज रखता है। तो यहां पे आप बहुत ही एक्सप्लोसिव वॉरहेड इसके साथ कर सकते हो। इसको एक्चुअल में रडार के थ्रू फाइंड आउट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज ये बहुत ही लो हाइट पे भी फ्लाई कर सकता है और इजीली ये बहुत देर तक वहां पे आपका लॉइटर कर सकता है। और इसको जब टारगेट लगे, जब इसको सही लगे कि इस टाइम करना है, अकॉर्डिंगली आप इसको यूज कर सकते हो। सो यू हैव द हेरॉप ड्रोन और हार्पी ड्रोन जो इंडिया के लॉइटर म्यूनिशंस में काउंट होंगे। ओके, तो ये हो जाएंगे आपके सारे जो अभी तक करंटली हमें पता है कि कौन कौन से वॉर हेड्स हैं, कौन कौन से मिसाइल्स हैं, कौन कौन से डिफेंस सिस्टम है जो इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट में यूटिलाइज कर रहा है। अगेन ऑल ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं होम मिनिस्टर मीट चीफ्स ऑफ बीएसएफ सीआईएसएफ टू असेस प्रिपेयर्डनेस। तो यहाँ पे आपके जो होम मिनिस्टर हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को यहाँ पे हेड करते हैं, उन्होंने जितने भी आपके सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं सीएपीएफ से, उसमें से आपके बीएसएफ और सीआईएसएफ से यहाँ पे मीटिंग करी टू बेसिकली फाइंड आउट या टू असेस उनकी प्रिपरेशन कैसी है इन केस इंडिया के अंदर इनसाइड इंडिया कोई अटैक होता है। ओके, तो यहाँ पे ये मीटिंग से हमें मतलब नहीं, बट बिकॉज यहाँ पे आपके सीआरपीएफ बीएसएफ इन सब की बात चल रही है, तो एक बार के हमारे जो सीएपीएफ है, जिनको हम पैरामिलिट्री फोर्सेस कहते हैं, उनके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले चीज तो जो आपकी सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आसाम राइफल्स है, एनएसजी है, ये सब आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं। और इनको अगर मैं कैटेगराइज करना चाहूं तो ये सीएपीएफ की कैटेगरी में आएंगे। तो 7 टाइप्स ऑफ आपके सीएपीएफ है इंडिया के अंदर में, 7 आपके टाइप्स हैं सीएपीएफ के, जिनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बट सबसे पहले जो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है कि जो ये आपके पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, किस मिनिस्ट्री के अंदर में आते हैं। एंड मेनी टाइम स्टूडेंट माइट गेट कंफ्यूज कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बीएसएफ है, ये तो ऑब्वियसली इंडियन आर्मी के साथ काम, ऑब्वियसली क्या करती ही इंडियन आर्मी के साथ काम है, तो ये पक्का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आती होगी। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आपके जो सीएपीएफ हैं, जितनी भी सीएपीएफ हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है। और इनको समझने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि ये जितनी भी आपके पर्टिकुलर पुलिस फोर्सेज हैं, ये या तो इंडियन टेरिटरी के एकदम अंदर, जैसे नक्सलिज्म के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए यूज करते हैं हम, या फिर हम इनको बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए करते हैं। बट इनका मेन काम होता है डिफेंस करने का, यानी ये लाइन ऑफ कंट्रोल या कोई भी जो बॉर्डर्स होते हैं उनको क्रॉस नहीं करती हैं। ओके, तो बिकॉज ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है, तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो आई होप इस पर्टिकुलर लॉजिक से आप इसको याद कर पाएंगे कि इंटरनल सिक्योरिटी है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो जाएगा आपका। ओके, तो यहां पे जितने भी सीएपीएफ हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है। एंड हु इज द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। आई होप यू नो दिस कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स कौन है आपका। ओके, रिमेंबर ये जो आपके सीएपीएफ होते हैं, ये इंडियन आर्म फोर्सेज, यानी आपके आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। इंडियन आर्म फोर्सेज में कौन आता है? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स उसका पार्ट नहीं है। ये बेसिकली किस में हेल्प करते हैं? इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर में, बॉर्डर मैनेजमेंट के अंदर में। दो मेन जो इनके जॉब होते हैं, काउंटर टेररिज्म इंडिया के अंदर में हो रहा है तो कुछ डिजास्टर को रिस्पॉन्ड करने के लिए, एंड एट द सेम टाइम जो इलेक्शन ड्यूटीज होती हैं उनके अंदर में भी हम इन्हीं को ही इन्वॉल्व करते हैं। सो बेसिकली यू कैन सी हियर कि ये जो पर्टिकुलर लोग हैं, unless a warlike situation is there, a specific war is there, then they can be utilized. ये second आपकी line of attack हो सकते हैं, but usually they are for internal security of India. ओके, अब एक बार का हम जो 7 CAPFs हैं उनकी लिस्ट देख लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, ये सारे भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स दे रहा हूं मैं आपको आज, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा असम राइफल्स। असम राइफल्स की खास बात ये है, ये वन ऑफ द वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है। इट इज द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स। असम राइफल जो है 1835 में इसको क्रिएट कर दिया गया था, और ये बेसिकली गार्ड करती है आपके म्यांमार बॉर्डर को। ओके, तो म्यांमार बॉर्डर हो गया, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर में जो आपकी काउंटर इंसर्जेंसी, नागास के जो ग्रुप से, मणिपुर में आपके जो ग्रुप से, असम के अंदर में जो आपका उल्फा था, उन सबके अगेंस्ट में असम राइफल्स वाज देयर टू बेसिकली फाइट दोस काउंटर इंसर्जेंसी। एट द सेम टाइम दे आर रिस्पांसिबल फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफ म्यांमार बॉर्डर। ओके, ये जो पर्टिकुलर असम राइफल है, इसका कंट्रोल थोड़ा समझना, ये एडमिनिस्ट्रेटिवली टू अंडर एमएचए आता है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि इनके बेसिकली ट्रांसफर कैसे होंगे, कौन सी मिनिस्ट्री से सारे जो सोल्जर्स होते हैं उनका जो भी इंटरेक्शन होता है किस मिनिस्ट्री
मिनिस्ट्री से होता है, वो सब तो MH है, बट ये ऑपरेशनली अंडर इंडियन आर्मी। फॉर एग्जांपल कि असम राइफल्स को कहां पे किस पर्टिकुलर ऑपरेशन में इन्वॉल्व करना है, कैसे इनका डिवीजन होगा अंदर, मतलब फॉर एग्जांपल कौन सी इनकी बैटालियंस बनेंगी, वो सब ऑपरेशनली अंडर इंडियन आर्मी होता है। तो ये असम राइफल्स ये जो सबसे पुरानी है, ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, जो एडमिनिस्ट्रेटिवली तो MHA के अंदर में है बट ऑपरेशनली अंडर इंडियन आर्मी। तो एक है असम राइफल जिसका आपको अलग से ध्यान रखना होता है, बाकी सब डायरेक्टली MHA के अंडर आते हैं, वही ऑर्डर पास करते हैं। सेकंड पे आते हैं, इसका हेडक्वार्टर शिलोंग में है, तो इसका हेडक्वार्टर भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही है। नेक्स्ट आता है CRPF, द वेरी फेमस CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। मेजरली जो आपके इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, स्पेसिफिकली अगर नक्सलिज्म की बात करी जाए तो CRPF इज द मेजर फोर्स और द मेन फोर्स जो नक्सलिज्म के अगेंस्ट में फाइट कर रही है। 1939 में इसको क्रिएट किया गया था। इट वाज नोन एज क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस, ओके। और ये नक्सल एरियाज में इलेक्शन, कम्युनल वायलेंस जोन, बेसिकली इंटरनल जब डिस्टर्बेंसेस होते हैं वहां पे हम इनको यूटिलाइज करते हैं। अब इसका स्पेशल पॉइंट क्या है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, ओके। असम राइफल ओल्डेस्ट है, CRPF वर्ल्ड की लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है आपकी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर में। एंड अ वेरी फेमस कोबरा यूनिट करके एक है, इसकी स्पेशल यूनिट है जो नक्सल्स को फाइट करने में आपकी अलग से जो इसमें से जो बेस्ट इनके CRPF के जवान थे उनको मिला के एक आपने कोबरा यूनिट बनाई है, जो जिनको अलग से ट्रेन किया जाता है एंड दे आर एक्चुअली जस्ट लाइक एनी स्पेशलाइज्ड फोर्स। तो कोई एक स्पेशलाइज्ड फोर्स होती है जो बहुत हाईली ट्रेंड होती है, उसकी तरह कोबरा करती है। कोबरा का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, कमांडो बैटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन एंटी नक्सल के लिए, ओके। कमांडो बैटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ कोबरा। एंटी नक्सल फोर्स होती है, यहां पे मैंने ये लिख दिया सो दैट आपको ये कंफ्यूजन ना हो। इसके अलावा यू हैव द वेरी फेमस BSF जो इंडिया पाकिस्तान की इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसको ये यहां पे गार्ड करती है। दूसरा इंडिया बांग्लादेश वॉर, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर्स, तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर और पुराना जो पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, दोनों को यहां पे गार्ड करने के लिए, डिफेंड करने के लिए यू हैव योर BSF, ओके। 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर का जो हुआ था 65 के बाद का, उसके बाद हमने BSF को क्रिएट किया था। इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में, CRPF का हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में, असम राइफल्स का हेडक्वार्टर शिलोंग के अंदर में है। फिर है आपकी CISF इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रीज के लिए 69 में इसको क्रिएट किया गया था। तो ये बेसिकली जो आपके प्राइवेट इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, पब्लिक आपके प्लेसेस हो सकते हैं, पब्लिक इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं आपके जो, उन सबको ये पर्टिकुलर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो VIP अगर कोई इंडिया के अंदर में, लाइक फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी, उसको अगर सिक्योरिटी चाहिए तो CISF इज गोइंग टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी, ओके। तो ये पर्टिकुलर काम जो होता है वो CISF का होता है। इसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली के अंदर ही है। तो अभी तक जो हमने देखी है उसमें सबके हेडक्वार्टर दिल्ली में है अपार्ट फ्रॉम असम राइफल्स। इसके बाद यू हैव द वेरी फेमस इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स और ITBP। ये इंडिया चाइना वॉर 62 में जो इंडो चाइना वॉर हुआ था, उसके बाद तिब्बत बॉर्डर को गार्ड करने के लिए, चाइनीज बॉर्डर को गार्ड करने के लिए हमने ये पर्टिकुलर आपकी अलग से पैरामिलिट्री फोर्स क्रिएट करी थी। और यहां पे ये लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, ये जो इंडिया चाइना बॉर्डर है उसको यहां पे गार्ड करता है। इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली के अंदर में। नेक्स्ट आता है आपका सशस्त्र सीमा बल। तो सशस्त्र सीमा बल जो है, SSB जो है, ये 1963 में क्रिएट किया गया था। ये इंडिया नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर जो है उसको गार्ड करता है। तो अगेन इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान बॉर्डर के लिए यू हैव SSB, चाइनीज बॉर्डर के लिए यू हैव ITBP। इसका हेडक्वार्टर कहां पे, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर में, ओके। नेक्स्ट एंड फाइनल 7th है आपकी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद 1984 में हमने क्रिएट करी थी। दे प्लेड अ वेरी स्टेलर रोल इन द 2008 मुंबई अटैक, जब ये लोग थे जो आपके हेलीकॉप्टर के थ्रू इन्होंने जो आपका ताज होटल उसके अंदर में एंट्री करी थी, एंड दे कुड एलिमिनेट द ऑल द टेररिस्ट व्हिच वर इनसाइड देयर। तो NSG, दीज आर वेरी हाईली ट्रेन्ड ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, जिनको यहाँ पे जो स्पेसिफिक आपके ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहां पे बहुत हाई लेवल की ट्रेनिंग चाहिए होती है, उसके लिए इनको यूज किया जाता है। तो एलीट काउंटर टेररिज्म कमांडो फोर्स है ये इंडिया की। हॉस्टेज रेस्क्यू हुआ, बॉम्ब डिस्पोजल हुआ, अर्बन वॉरफेयर हुआ, तो उसके लिए NSG होता है। बिकॉज इनके कपड़े ब्लैक हैं और ये बहुत फास्ट होती हैं, जस्ट लाइक अ कैट, दे आर वेरी श्रूड लाइक अ कैट, तो इसलिए इनको निकनेम किया गया है एज ब्लैक कैट्स ऑल्सो। तो ब्लैक कैट कमांडोज कौन इंडिया के, NSGs हैं आपके, ओके। ये भी डायरेक्टली अंडर वर्क करती है MHA के, बट ट्रेन लाइक स्पेशल फोर्सेज। तो जितनी भी हैं अपार्ट फ्रॉम असम राइफल्स, इंक्लूडिंग असम राइफल्स, सब MHA के अंदर में आते हैं। असम राइफल्स में स्पेशल क्या है, दे आर ऑपरेशनली अंडर इंडियन आर्मी, ओके। तो ये आपके 7 CAPFs हो जाएंगे। तो आज हमने CAPFs के बारे में भी पढ़ लिया है जो आपके न्यूज में आ रहा है,
ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका बैंक्स रेडी विथ एंटी DDoS टू थ्वाट साइबर अटैक्स, FM टोल्ड। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे बैंक्स के साथ में मीटिंग करी है एंड द मेन पर्टिकुलर मैसेज टू बैंक्स वाज कि अभी क्या है, बिकॉज वॉर चल रहा है, तो एक तो आप मेक श्योर करिए कि जितने भी ATMs हैं, लोगों को पैसे की रिक्वायरमेंट हो सकती है, स्पेसिफिकली जो आपकी बॉर्डर एरियाज हैं वहां पे इंटरनेट की इश्यूज हो सकते हैं, तो आपका शायद UPI प्रॉपर्ली फंक्शन ना करे। सो वी वुड वांट कि अगर किसी को भी कैश की रिक्वायरमेंट है तो उनके लिए ATMs में पूरा पैसा होना चाहिए। मोर ओवर बिकॉज यहाँ पे अब हर कुछ, अब एक साइबर टेररिज्म भी एक नया वर्ड आ चुका है, बहुत सालों से अब तो ये एग्जिस्ट करता है। तो साइबर एरियाज को भी या साइबर सिस्टम्स को भी यहाँ पे आपका प्रोटेक्ट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा स्टेप्स लेने की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे ही आपके एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ अटैक्स होते हैं, DDoS अटैक बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, DDoS। ये पर्टिकुलर जो DDoS अटैक्स होते हैं इनको हम समझेंगे, और यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर को ये जवाब दिया बैंकों ने कि हमारा जो बैंकों का एंटी DDoS सिस्टम है ये फुली फंक्शनल है और ये किसी भी टाइप के साइबर अटैक को रोकने के लिए केपेबल है। ओके, तो ये पर्टिकुलर रिव्यू मीटिंग चल रही थी जहां पे ये सब बातें हुई। तो बिकॉज यहां पे DDoS अटैक आया तो आई थॉट कि हम यहां पे साइबर वॉरफेयर के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। तो पहले ये DDoS क्या होता है, फुल फॉर्म आपको मैंने बता दिया, ये आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एंड दिस इज बेसिकली कि यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूटेड अटैक कर रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा कि कोई पर्टिकुलर बैंक की वेबसाइट है, उसमें मैं बहुत सारा ट्रैफिक भेजूंगा, मतलब मैंने अपने जो बहुत सारे लोग या मैंने बहुत सारे सिस्टम्स को वहां पे लगा दिया कि हर कोई वहां पे लॉग इन कर रहा है, उसको यूज करता जा रहा है, जिससे ये जो पर्टिकुलर आपका वेबसाइट है या पूरा सिस्टम है ये ओवरवेल्म हो जाता है। इसकी जो पर्टिकुलर पावर या एनर्जी होती है वो पूरी की पूरी वहां पे यूटिलाइज होनी स्टार्ट हो जाती है, और इस वजह से वो सिस्टम या तो क्रैश कर जाएगा या फिर उस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर में कुछ लूपहोल्स क्रिएट हो जाएंगे, जिसके बाद ये हैक कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहां पे क्या होता है, आपके DDoS अटैक्स के अंदर में क्या किया जाता है कि आप इस टाइप के सिस्टम्स रखते हो कि अगर एक ही जगह से बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है, अनयूजुअल ट्रैफिक शो होता है, तो ये उस पर्टिकुलर जगह पे फायरवॉल पुट कर देता है, जिससे आपके वो जो अटैक्स होते हैं वो वहीं के वहीं स्टॉप हो जाते हैं। तो यहां पे जो DDoS अटैक है उसके लिए आपके बैंक्स रेडी हैं। इसके अलावा और कौन से साइबर अटैक्स हो सकते हैं आपके अगेंस्ट में, तो एक आपका होता है फिशिंग अटैक, जिसके अंदर में कोई फ्रॉडुलेंट ईमेल या मैसेज आपको भेज जाता है, जिसमें आपको कोई लिंक को क्लिक करने के लिए बोला जाता है, जो बेसिकली एक हिडन वे होता है, जिससे आपके जो लॉगिन से आपका जो डेटा है वो उनके पास में आ जाए, और इस तरीके से वो आपके डेटा को, फाइनेंशियल डेटा को स्टील कर सकते हैं। दूसरा है कोई भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर, तो आपके पर्टिकुलर कंप्यूटर के अंदर में या मोबाइल के अंदर में कोई मालवेयर या मैलिशियस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाएगा, और उस बेस से क्या होगा, आपका जो पर्टिकुलर सिस्टम उसको लॉक कर दिया जाएगा। एंड नाउ इफ यू वांट टू एक्सेस दैट सिस्टम, तो उसके लिए या तो वो रैंसम मांगेंगे या फिर कोई और पर्पस है तो फिर वो उसको हमेशा के लिए लॉक कर देंगे। तो दिस आर टू वेज जिससे साइबर अटैक्स होता है। एक होता है मैन इन द मिडल अटैक्स, तो इसके अंदर में क्या होता है कि समवन इज ट्राइंग टू लिसन टू द कम्युनिकेशन, तो वो टेक्स्ट कम्युनिकेशन हो सकता है, फोन कन्वर्सेशन हो सकते हैं, जिसके थ्रू वो कुछ ना कुछ डेटा या कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को यहां से लेना चाहेगा, और इस तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन को लिया जाता है। इसके अलावा एक बहुत ही टेक्निकल अटैक होता है जिसको बोला जाता है SQL इंजेक्शन। अब ये एक टेक्निकल टर्म है SQL, ट्राई टू फाइंड आउट SQL क्या होता है, इसका आप फुल फॉर्म पता करिएगा। तो कोई ना कोई आपके इसमें कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर को या डेटाबेस को एंटर किया जाता है आपके पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर में, और उसके बेस पे आपकी जो वल्नरेबिलिटी होती है उसको यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट इज क्रेडेंशियल स्टफिंग, तो आपने पहले कोई पर्टिकुलर आपके यूजर नेम पासवर्ड्स होंगे, उन पर्टिकुलर यूजर नेम पासवर्ड को बार बार ऑटोमेटिक तरीके से आपके सिस्टम पे इंसर्ट किया जाता है, जिससे अगेन आपका सिस्टम जो होता है वो कई बार उसका एक्सेस अलाउ करवा देता है। इसके अलावा देयर इज अनदर वे, इनसाइडर थ्रेट, कि आपका ही कोई घर का भेदी है जो वहां पे जो इंफॉर्मेशन है उसको वहां पे प्रोवाइड कर रहा है, और उससे भी हो सकता है कि जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो आपकी जो पर्टिकुलर एजेंसी है वो लूज कर जाए। तो दिस इज सम वेज जिसमें आपके जो पर्टिकुलर ये अलग टाइप के अटैक्स होते हैं, साइबर अटैक्स होते हैं, जिससे आपके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। ओके, सो जस्ट लाइक आपके डिफरेंट अटैक्स होते हैं, आपके जो गवर्नमेंट, आपके जो बैंक्स है वो भी इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग मेजर्स लेती हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक तो हो गया एंटी DDoS सिस्टम जो आपके जितने भी बैंक्स होते हैं उसमें होता है। दूसरा हमारे सिक्योरिटी ऑपरेशंस नेटवर्क हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर्स हैं, जो बेसिकली जैसे भी कोई इस टाइप का अटैक होता है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये उसके अगेंस्ट में काउंटर एक्शंस लेते हैं। ओके, इसके बाद हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं। तो अगर बैंक से
सिक्योरिटीज की बात करी जाए तो सबसे पहले आरबीआई है, वही रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी, जो मेन इनकी बॉडी हो जाएगी। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसको सर्टेन बोला जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। और इसका काम होता है कि अगर कहीं पर भी कोई पर्टिकुलर साइबर अटैक हो रहा है तो सबसे पहले इमरजेंसी रिस्पॉन्ड करने के लिए सबसे पहले ये सर्टेन एक्टिवेट होती है। इसके अलावा यू हैव योर NCIIPC, इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रा प्रोटेक्शन सेंटर। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिटिकल इंफ्रा के आपके जो सेंटर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए NCIIPC आपके डिफरेंट प्रोग्राम्स को रन करता है। देन यू हैव नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, तो ये जो पर्टिकुलर सेंटर है ये कोऑर्डिनेशन का काम करता है बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी ग्रुप्स। जैसे आपका NCIIPC हो गया, सर्टेन हो गया, इन सब में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, NCSC के थ्रू होता है। ओके, इसके बाद यू हैव योर इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, जो होता है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आता है और ये साइबर क्राइम से फाइट करने के लिए एक और कोऑर्डिनेशन सेंटर है आपका। ओके, तो इस तरीके से आपका ये करा जाता है। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपकी कि भाई आपका जो पाकिस्तान है वो फाइट तो कर रहा है बट एज ऑफ नाउ वो बैंकक्रप्ट हो चुका है, उसके पास में कोई पैसा नहीं अपनी कंट्री को रन करने के लिए। वो बेसिकली हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस पे है कि बेसिकली अगर उसे कहीं से लोन मिलेगा, कहीं से कोई हेल्प मिलेगी तो वो अपनी कंट्री को रन कर सकता है। एंड यहाँ पे जो पर्टिकुलर पाकिस्तान है, ही हैज गॉन टू IMF। आई होप यू नो IMF क्या है। IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये एक इंटरनेशनल बैंक है जो बेसिकली अगर किसी कंट्री को कोई लोन चाहिए होता है तो वो ये पर्टिकुलर लोन प्रोवाइड करा जाता है। तो यहां पे पाकिस्तान जो एक फेल्ड स्टेट है, ये IMF से इससे पहले 24 टाइम्स लोन ले चुका है। यस, 24 टाइम इससे पहले लोन ले चुका है और एक बार भी इसने उस लोन को चुकाया नहीं है। 24 टाइम्स IMF की हेल्प के बाद में भी आज फिर से 25 टाइम जाके इसको वापस से हेल्प मांगनी हो रही है। तो यहां पे IMF जो है उसके अंदर में कल बात चल रही थी कि पाकिस्तान को इस टाइम में लोन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। तो इंडिया विच इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ IMF, इसने वहां पे वोटिंग से एब्सटेन करा है। और यहां पे इंडिया का आर्गुमेंट ये है कि जो पर्टिकुलर IMF है इसका नॉट IMF, ये जो पाकिस्तान है इसका जो पास्ट रिकॉर्ड है वो सही नहीं है। इसके अलावा करंटली जो पर्टिकुलर पाकिस्तान है ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इन्वॉल्व है और ये जो पर्टिकुलर IMF का लोन इसको दिया जाएगा इसका ये मिसयूज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में भी कर सकता है एंड इंडिया इज अ रिसीविंग पार्टी टू दिस पर्टिकुलर लोन। तो यहां पे इंडिया ने काउंटर करा है इस पर्टिकुलर लोन को। However, the news is कि as of now ये जो पर्टिकुलर लोन का पार्ट था, बिकॉज ये पहले से ग्रांट हो चुका था, तो करंटली IMF ने इस चीज को यहां पे अलाउ कर दिया है। बट लेट्स सी, हो सकता है फ्यूचर में आगे जाके IMF का कोई भी लोन यहां पे पाकिस्तान को नहीं मिले। ओके, तो कुछ बेसिक IMF की इंफॉर्मेशन कि IMF कहां है। IMF वॉशिंगटन DC के अंदर में है। 1944 में आपके यूनाइटेड नेशन जब क्रिएट होता उसी टाइम में हमने IMF क्रिएट करा था और यहां पे जो कंट्रीज होते हैं उनको ये फाइनेंसेस ऑफर करता है। ओके, इंडिया पाकिस्तान दोनों के दोनों इसके मेंबर कंट्रीज हैं। इंडिया ने भी एक बार इनसे लोन लिया था 91 में, बट दैट वाज द ओनली टाइम जब इंडिया ने लोन लिया और उसको सक्सेसफुली हमने कई साल में चुका दिया था। उसके बाद हमने हमारी आपकी जितनी भी इकोनॉमी उसको रिफॉर्म किया है एंड आज जो आप एक्चुअल में प्रोग्रेस देख रहे हो इंडिया में, दैट इज बिकॉज ऑफ द 1991 रिफॉर्म्स। बट दैट वाज द ओनली टाइम वी टुक एन IMF लोन एंड उसके बाद हमें कभी लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ऑन द अदर साइड यू हैव दिस पर्टिकुलर कंट्री ऑफ पाकिस्तान, द फेबुलस कंट्री ऑफ पाकिस्तान, जो इससे पहले 24 टाइम्स लोन ले चुका है और ये उसका 25th लोन होगा जो यहां पे उसको प्रोवाइड करा जा रहा है। इस चीज को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक और चीज, दो टाइप के लोन्स होते हैं, एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी होता है जिसमें लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लोन दिए जाते हैं और एक रेजिलियंस सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी होता है जिसके अंदर में आपके सिस्टम को बेटर करने के लिए, क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म के लोन दिए जाते हैं। जो करंट लोन है वो रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के लिए दिया जा रहा है, ना कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है जो बेसिकली कंट्री को हेल्प करने के लिए होता है। सो मे बी दैट इज वन ऑफ द रीजन कि इस बार ये लोन अलाउ हो गया है। अगर वो एक EFF की रिक्वायरमेंट होती तो शायद ये लोन उनको नहीं दिया जाता। तो रिमेंबर दिस कि सिंस 1958 24 IMF लोन्स पाकिस्तान के हो चुके हैं। ये कौन से नंबर का लोन है? ये 25th नंबर का लोन है पाकिस्तान का। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज, इट इज नॉट अ कोर्ट्स ड्यूटी टू टेल मीडिया टू डिलीट और टेक डाउन कंटेंट, से सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे एक पर्टिकुलर ऑर्डर दिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक ऑर्डर को यहां पे ओवररूल किया है। और इस पर्टिकुलर दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर में क्या था, तो आपका विकिपीडिया आप सबको पता होगा, तो विकिपीडिया के ऊपर पे आपके जो पेजेस होते हैं उसमें कोई भी उस इंफॉर्मेशन को पुटअप कर सकता है, उसके अंदर में चेंजेस कर सकता है। विच मीन्स कि विकिपीडिया के पेजेस पे जो आप पढ़ते हैं वो विकिपीडिया की कोई टीम ने नहीं लिखा है, उसको आप और मैं जाकर भी एडिट कर सकते हैं।
तो यहां पे एक पर्टिकुलर न्यूज ग्रुप है ANI। आपने देखा भी होगा कि कई बार कोई इंटरव्यू चल रहा होता है किसी पॉलिटिशियन का, तो वहां पे जो माइक होता है उस पे ANI लिखा होता है। तो जो ये ANI है, ये है एशियन न्यूज इंटरनेशनल, जो पर्टिकुलरली एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूज प्रोवाइड करती है। ओके, तो जो ANI जो न्यूज नेटवर्क है, इसका जो विकिपीडिया पेज है, इस विकिपीडिया पेज के ऊपर पे लिखा हुआ था कि जो ANI है ये गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा चैनल है और ये एक बायस्ड रिपोर्टिंग करता है। तो यहां पे ANI ने यहां पे विकिपीडिया के अगेंस्ट में डेफेमेशन का केस फाइल करा कि यहां पे ये मेरे पर्टिकुलर जो ANI है इसको डिफेम करता है। तो ही वेंट टू द दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां पे 36 आवर्स का टाइम दिया था कि आप इस इंफॉर्मेशन को डिलीट करेंगे, अदरवाइज यहां पे कंटेम्प्ट होगा, बिकॉज हम पहले ही आपको ये ऑर्डर पास कर चुके हैं और आप ये कोर्ट प्रोसीडिंग में इंटरफेरेंस होगा अगर आप इसको इमीडिएटली चेंज नहीं करते हैं। तो यहां पे विकिपीडिया ने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में केस फाइल करा और सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है, जो पर्टिकुलर दिल्ली हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है इसको कैंसिल करा है और यहां पे एक पर्टिकुलर मैसेज सेंड करा है कि ये कोर्ट का काम नहीं है कि यहां पे आपके अगर वेबसाइट पे कोई चीज है तो उसको डिलीट करी जाए। यहां पे अगर कोर्ट को इन्वॉल्व होना होता है तो बिल्कुल लास्ट स्टेज में होना होता है जब डेफेमेशन का केस फाइल हो चुका है, दैट पर्टिकुलर बॉडी हैज लॉस्ट दैट पर्टिकुलर पिटीशन, उसके बाद में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होना चाहिए। ओके, तो यहां पे जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है इसको डिसप्रोपोर्शनेट का कि आप इस तरीके से 36 आवर्स की टाइम लिमिट एक्सेट्रा नहीं दे सकते हैं। यू डिसाइड द केस ऑन मेरिट्स कि ये डेफेमेशन है या नहीं है एंड अकॉर्डिंग यू टेक एक्शन, अदरवाइज जस्ट बाय द मेयर पिटीशन की ये डेफेमेटरी है और आपने रेदर देन डिसाइडिंग ऑन मेरिट्स आपने पहले एक पर्टिकुलर ऑर्डर पास कर दिया कि आप इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को रिमूव करिए, दैट इज नॉट द हाउ द कोर्ट शुड हैव अप्रूव्ड दिस पर्टिकुलर केस। आपने जो एक्शन लिया है वो एक डिसप्रोपोर्शनेट एक्शन है और यहां पे हाई कोर्ट या कोर्ट ने बोला है कि ये कोर्ट का जॉब नहीं है ये मीडिया को बताने का कि कौन सी इंफॉर्मेशन को डिलीट करना है, किसको आपको टेक डाउन करना है। ओके, अब कोर्ट्स कब इंटरफेयर कर सकते हैं, तो यहां पे कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं कि कोर्ट को कब इंटरफेयर करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं ये लीगल रीजनिंग के लिए आप बहुत काम के हो सकते हैं कि इन केस कोर्ट अगर कोई गैग ऑर्डर पास करता है, सो ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज अ गैग ऑर्डर। तो ये भी आप फाइंड करिए कि ये गैग ऑर्डर क्या होता है। तो ये जो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था ये एक गैग ऑर्डर की डेफिनेशन में आएगा। ट्राई टू फाइंड आउट कि गैग ऑर्डर क्या होते हैं। ओके, एनीवे, कोई भी कोर्ट जो होता है वो कब इंटरवीन कर सकता है इस टाइप के केसेस में, तो पहला है कि अगर कोई कंटेंट है वो स्कैंडलाइज करता है कोर्ट को या जजेस को, तो यहां पे अगर कंटेम्प्ट का केस बनता है, यानी कोई पर्टिकुलर ऐसा स्टेटमेंट है जो कोर्ट के अगेंस्ट में, यहां पे आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जैसे इस केस के अंदर में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जा रहा था बिकॉज यहां पे आपने वो ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करा था, इस वजह से। तो यहां पे कोर्ट कह रहा है कि अगर यहां पे जज को या कोर्ट को स्कैंडलाइज किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट में कोई स्टेटमेंट है, तब आप गैग ऑर्डर पास करते हो। सेकेंड इज देयर इज रियल एंड इमिनेंट थ्रेट टू जस्टिस और फेयर ट्रायल, कि अगर ये पर्टिकुलर ऑर्डर विकिपीडिया नहीं मानता है तो यहां पे थ्रेट ऑफ जस्टिस या फेयर ट्रायल नहीं होगा, इसलिए आप ये चीज कर रहे हो। थर्ड इज कि एक इंजेक्शन आप तभी कर सकते हो जब स्ट्रिक्ट कंडीशंस आपने लगाई हो, यानी कि अगर आपको इंजेक्शन दे रहे हो, उस टाइप से कोई ऑर्डर कर रहे हो तो बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस के अंदर में ये कर सकते हैं। एंड फोर्थ इज अ पोस्टपोनमेंट ऑर्डर इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड डैमेज टू ऑनगोइंग जुडिशियल प्रोसेस। तो एक पोस्टपोनमेंट ऑर्डर जो होता है वो रिक्वायर्ड तभी होता है जब कोई पर्टिकुलर डैमेज हो सकता है ऑनलाइन जुडिशियल प्रोसेस को, तो इन पर्टिकुलर कंडीशंस में ही कोर्ट्स को इंटरफेयर करना चाहिए। अब पोस्टपोनमेंट ऑर्डर्स के अंदर में अगर आप पोस्टपोनमेंट का ऑर्डर पास कर रहे हैं तो उसमें आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, तो जो भी पोस्टपोनमेंट ऑर्डर होगा वो टेम्पररी होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, कंटेंट ऑफ पब्लिकेशन को ऑल्टर नहीं करना चाहिए, सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू बाय अ हायर कोर्ट होना चाहिए एंड यूज्ड ओनली टू बैलेंस फेयर ट्रायल राइट्स विद मीडिया फ्रीडम। तो यहां पे अगर कोई भी कोर्ट पोस्टपोनमेंट ऑर्डर देता है तो ये कंडीशंस उस पर्टिकुलर पोस्टपोनमेंट ऑर्डर में फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये फुलफिल होती हैं तो ही आप इस टाइप से ऑर्डर पास कर सकते हो। ओके, तो यहां पे एक और आपका इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है। ओके, अब फाइनली एक न्यूज हम इंडियन एक्सप्रेस से भी देख लेते हैं। अगेन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वेक्स्ड इश्यू है, सुप्रीम कोर्ट सेज इट कांट कंपेल एनी स्टेट टू अडॉप्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो ये कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पे इश्यू ये है कि एक पिटीशन फाइल हुई है जिसमें जो आपकी करंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो 3rd नंबर की है,
ओके, तो आप बताइए भाई इसका ईयर कौन सा है। इससे पहले 2 आ चुकी हैं। फर्स्ट एनईपी कब आई थी, ईयर बताइए। सेकंड एनईपी कब आई थी, उसका ईयर बताइए। और ये एक बार मॉडिफाई भी करी जा चुकी है, बट आप तो बस मेन ईयर बता दीजिए यहां पे कौन था। दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर जब फर्स्ट एनईपी आई, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर जब सेकंड एनईपी आई, हु इज द प्राइम मिनिस्टर या हु वाज द प्राइम मिनिस्टर जब आपकी थर्ड एनईपी को हमने इंप्लीमेंट किया था। ओके, तो ये तो हो गए क्वेश्चंस आपके लिए जो कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि न्यूज क्या है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन फाइल करी गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करी गई कि आप यहां पे एक पर्टिकुलर ऑर्डर पास करिए, एक रिट पास करिए मैग्नेमस की, जहां पे आप सारी स्टेट्स को यहां पे ऑर्डर दें कि वो सारी स्टेट जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करें, वो अडॉप्ट करें और वो इंप्लीमेंट करें। ओके, और यहां पे कोर्ट ने ये क्लैरिफाई करा है कि ये पर्टिकुलर ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता है, कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट किसी स्टेट को कंपेल नहीं कर सकता है किसी एक पॉलिसी को अडॉप्ट करने के लिए। ये स्टेट का प्रेरोगेटिव है, मतलब ये स्टेट डिसाइड करेगा कि उसे कोई पर्टिकुलर पॉलिसी को अप्लाई करना है या नहीं करना है। ओके, तो ये स्टेट का प्रेरोगेटिव है, स्टेट का यहां पे ड्यूटी होगा या स्टेट का ये डिसीजन होगा कि उसे कोई पर्टिकुलर जजमेंट को या कोई पर्टिकुलर पॉलिसी, नॉट जजमेंट, किसी पॉलिसी को अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो यहां पे इश्यू इसलिए आ रहा है बिकॉज तमिलनाडु इज वन स्टेट जिसने एनईपी जो है, आपकी थर्ड एनईपी जो है, ईयर आपको बताना है, ये पर्टिकुलर एनईपी को इंप्लीमेंट करने से मना कर दिया है। और यहां पे कोर्ट में केस फाइल करा गया कि आप तमिलनाडु को, डिफरेंट स्टेट्स को यहां पे आप ऑर्डर पास करिए कि ये इस पर्टिकुलर एनईपी को करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई करा है कि ये पर्टिकुलर एनईपी को इंप्लीमेंट करने का ऑर्डर आपका सुप्रीम कोर्ट पास नहीं कर सकता है अंडर आर्टिकल 32। ओके, सो दिस इज अ स्पेसिफिक न्यूज। आपके जो क्वेश्चंस हैं एनईपी के लेके वो मैंने आपसे पहले आपको पूछ लिए हैं। ओके, ट्राई टू आंसर दोस। ओके, तो स्टूडेंट्स ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूज थे। तो अगेन आज के जो पर्टिकुलर न्यूज आइटम्स है शुरू के अंदर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके क्लैट और एलेट के लिए, बिकॉज वो बहुत अच्छे वन लाइनर्स भी फॉर्म करते हैं। एंड मान के चलिए ऑब्वियसली सर पहलगाम अटैक के ऊपर पे, आपकी इंडिया पाकिस्तान के वॉर के ऊपर पे कोई ना कोई एक पैसेज जरूर से जरूर आएगा, पक्का से जीके के अंदर में क्लैट में आएगा और पक्के से एलेट के अंदर में इस बार हो सकता है कि 1-2 रिलेटेड टॉपिक से आपके 3-4 यहां से एमसीक्यू बन के आ जाए। तो इट वुड बी वेरी एडवाइजेबल टू यू कि आप जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इनको अच्छे से करें और समझ के इनको कहीं पे नोट डाउन कर लें। ओके, अदरवाइज ऑल्सो वी ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू गेट अ हैंड आउट वेरी सून ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑल्सो। ओके, सो विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडे सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।